नरेंद्र मोदी सरकार 14 से 23 तक सिर्फ 2020 70% की कमी आई। आमतौर पर लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खुश नहीं हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। 370 के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद एक तरह से पस्त हुआ है, आतंकवाद में कमी आई है। आपको बताते चले कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन के तीसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर अपनी बात रखी। कल जो चर्चा हुई थी, आज उसका अमित शाह ने जवाब दिया। बुधवार को उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने विलय का फैसला लिया था, इसके बाद यहां कई बदलाव हुए। किसी ने रिफ्यूजीज यानी विस्थापितों की खैर खबर नहीं ली। जिन लोगों को जम्मू कश्मीर की फिक्र करने की जरूरत थी वह इंग्लैंड में छुट्टियां मना रहे थे। अगर वक्त रहते, समय रहते, कड़े फैसले लिए गए होते, सख्त कदम उठाए गए होते तो हालात न बिगड़ते। और अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि नया बिल उन रिफ्यूजीज, उन विस्थापितों, उन कश्मीरी पंडितों, जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं, उनको दरअसल अधिकार देने के लिए यह बिल लाया गया है। पिछड़े तबकों को अधिकार देने के लिए यह बिल लाया गया। और इस मौके पर 370 आतंकवाद, जम्मू कश्मीर के बदलते हुए तमाम हालात पर अमित शाह ने अपनी बात रखी। और इसी बयान को आज जो संसद में बयान दिया है अमित शाह ने, आज इसी पर हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में चर्चा करेंगे। और नरेंद्र मोदी सरकार 14 से 23 तक सिर्फ 2020 70% की कमी आई। आमतौर पर लोग जो है 5 अगस्त 2019 के फैसले के साथ खुश नहीं हैं। तो चलिए, आज संसद में जो बेबाक बयान दिया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन आपसे करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान फारूक रंजू शाह जी, जो चेयरमैन हैं कश्मीर सोसाइटी इंटरनेशनल के और इसके अलावा फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। और आपको बताते चलें कि फारूक रंजू शाह साहब कश्मीर पर कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान गुरदेव सिंह जी हैं, जो कि सिख एक्टिविस्ट हैं। कश्मीर पर बहुत अच्छी आपकी नज़र है, आप भी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अजय भारती साहब हैं, एक्स एमएलसी हैं और जम्मू कश्मीर बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी हैं। कुछ देर में हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के स्पोक्सपर्सन भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। सभी मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मैं बहुत जल्दी फारूक रंजू शाह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। आज का दिन भारत की पार्लियामेंट में, भारत की संसद में जम्मू कश्मीर के लिए बहुत अहम था, क्योंकि आज 2 बिल पास किए गए हैं शाह जी, जिसमें जो रिफ्यूजीज हैं उनको एक तरह से हक मिलेगा, जो पिछड़े तबके हैं उनको एक तरह से हक मिलेगा, और एक बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा इन बिल के पास होने के बाद। बिल तो लोकसभा में पास हो गया है, लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कहा अपनी पूरी तकरीर में कि इन बिल के पास होने के बाद और ये बिल लागू होने के बाद एक बदलाव जम्मू कश्मीर में आएगा। फारूक रंजू शाह जी। देखिए, एक बात माननी पड़ेगी जी कि जो भी जम्मू कश्मीर में हुआ, हो रहा है या होने जा रहा है जी, इसका सारा कनेक्शन उन गलतियों से भी है जो गलतियां पहले ही 1947 जब अकॉर्ड हुआ, उस अकॉर्ड के फौरन बाद, जब 26 अक्टूबर 1947 को एक बाज़ाब्ता एक अकॉर्ड हुआ और अकॉर्ड में एक मैप दिखाया गया। उस मैप में जो हमारी 2,22,786 जो स्क्वायर किलोमीटर लैंड है वो मैप में दर्ज है, लेकिन उसके अकॉर्ड के फौरन बाद एक मैं कहता हूं कि न सिर्फ गलतियां बल्कि हिमालयन ब्लंडर्स जो की गई उसका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। ये पहले ये क्या कोई भी सेनर
जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स उस वक्त था, चाहे जम्मू कश्मीर में उस वक्त अगर आप देखेंगे वो बनाया गया था चीफ इमरजेंसी ऑफिसर, उसको अपॉइंट, ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ही वाज द एम्प्लॉय ऑफ द महाराजा, वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम कर रहा था, महाजन के अंडर काम कर रहा था, वो चीफ इमरजेंसी ऑफिसर था। और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इन्होंने ऐसी सिचुएशन की, पहले उनको ग्राउंड पे, ऑन ग्राउंड, ऑन मैप वो सारा जो टेरिटरी का एक एक इंच लाना था। न पार्लियामेंट में आज जाकर कोई कहे कि मैं 1 इंच नहीं दूंगा अमरनाथ पिलग्रिमेज के लिए, वो बयान तो खोखले बयान है, कम्युनलाइज करने के बयान, ताकि मुस्लिम वोट आए या हिंदू वोटों के साथ टकराव हो। लेकिन एक्चुअल जो कश्मीर की तबाही का आगाज उस वक्त हुआ। और इस वक्त देखिए आपका सिल्क रूट हमसे बिछड़ गया है, वो हमारा सिल्क रूट है, वो न चाइना की घर की जायदाद है न पाकिस्तान की। और ये जो आज बिल्स होगी उसमें अगर आप देखेंगे एक वेरी क्लियर रेफरेंस, मुझे मौका है, इट इज इन रिकॉर्ड, मैं गया हूं नॉट एज ए, बिकॉज आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स, लेकिन आई वॉज हेडिंग द कश्मीर सोसाइटी डेलीगेशन विच मेट इन द जो यहाँ पे है ग्रैंड पैलेस है, वहां पे है बुलवार्ड में, जहां पे डिलिमिटेशन आया था, डिलिमिटेशन कमीशन। हमने उनको कहा था व्हाई यू आर साइलेंट ऑन 24 सीट्स ऑफ पीओके की फॉरन, आप डरते क्यों है? इनको न सिर्फ रिजर्व किया जाए बल्कि फिलअप किया जाए। अगर ये फिलअप की जाती है अंडर द जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, इवन दो टेरिटरी हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय समबडी, बिकॉज ऑफ द जो मैनवरिंग होगी, पॉलिटिकल मैनवरिंग, इसको वोट बैंक बनाने की कोशिश की गई, और किसी ने कहा कि मुझे वहां के वोट नहीं आएंगे, यहां के नहीं आएंगे, वहां वो है, यहां ये है, तो उसमें कश्मीर को डिवीजन किया गया। उसको अगर रेक्टिफाई करना है, वो 25 सीट्स फिल अप होने चाहिए, और इससे ज्यादा कोई, अदरवाइज इट विल द हिमालयन ब्लेंडर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ द सेंटर। अगर वो इन सीटों को फिलअप नहीं करवाएंगे, फिर यूनाइटेड नेशन में वो हमारे एडवर्स कंट्रीज का व्यू पॉइंट जस्टिफाई कर रहे हैं, जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को हमसे छीना और अपना प्रोविंस बनाया। अंडर व्हाट लॉ? अंडर कौन से, किस कानून के तहत? वहां स्काउट्स ने बिट्रेल किया, और वो स्काउट उस वक्त चीफ, जो यहाँ पर चीफ, बिल्कुल, यानी कई माजी में कई गलतियां हुई जो एक तरह से कश्मीरियों को भुगतनी पड़ रही हैं, और जम्मू कश्मीर की बर्बादी के पीछे, जम्मू कश्मीर के हालात के पीछे अपना मफादात भी एक तरह से, अपना फायदा एक तरह से देखा गया, और इसी वजह से जम्मू कश्मीर के ये हालात हुए। हम सब बिल्कुल। मैं दोबारा से आता हूं, फारूक रेंजू शाह जी, मैं दोबारा से आता हूं, जल्दी से हमारे साथ जो और खास मेहमान जुड़े उन्हें भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। मैं गुरदेव सिंह जी सर आपके पास आना चाहूंगा। गुरदेव जी, जिस तरह से, क्योंकि आज संसद में हमने देखा, अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात 370 के बाद बहुत ज्यादा बदले, कई चीजें उन्होंने इसमें गिनवाई, और उन्होंने ये भी कहा कि ये 2 बिल जो पार्लियामेंट में पेश किए गए हैं वो बिल आज एक तरह से पास भी हो गए। ये बिल लागू होते हैं तो जम्मू कश्मीर में जो पिछड़ा तबका है, जो गरीब है, जो नजरअंदाज कर दिए गए पास्ट में, उनकी भी तकदीर एक तरह से बदलेगी। मैं सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बहुत अहम मौजू के लिए मुझे कमेंट्स के लिए बुलाया यहाँ पर। तो इसमें मैं ये अर्ज करूंगा जी कि आर्टिकल 37 से पहले और बाद की जो बात कही है आपने जी, तो मैं देखूंगा कि जहाँ तक मेरे तबके का संबंध है, मेरे तबके का ताल्लुक है जी, जो 1947 में पीओजे से जो लोग माइग्रेट होके आए, जिसमें तकरीबन 40% से ज़्यादा सिख लोग भी थे, तो मैं उस नज़रिए से मैं कहूँगा कि कोई ज़्यादा तब्दीली हमने महसूस नहीं की 370 आर्टिकल से ख़त्म होने से पहले या उसके बाद में। हालांकि हमें ये बहुत बड़ी उम्मीद थी कि 370 आर्टिकल की जद में बहुत सी बेइंसाफ़ी हमसे हुई पहले भी,
और ये हमें उम्मीद थी कि 370 आर्टिकल जाने के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्योंकि एक यूटी जब बन गई, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके डायरेक्ट उनके कंट्रोल में थी, तो हमें ये उम्मीद थी कि जो सिख समुदाय है या POJK से जो DPs आए हैं उनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन मुझे ये बात अफसोस से कहना पड़ता है, ठीक है आज उन्होंने एक सीट दे दी, इससे पहले भी ऐसा हुआ कि ये 25 सीट थी। महाराजा के ज़माने में 100 सीट थी असेंबली के, जो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर का था जी। उसमें से एक सीट पहले भी फारूक अब्दुल्ला के ज़माने में एक सीट उन्होंने पहले मेंटर के लिए रखी थी। हमारी 25 सीट में एक सीट मेंटर के लिए थी, उसके बाद 24 सीट रह गई। तो मैं ये अर्ज करूं कि मैं सिर्फ सिख एक्टिविस्ट ही नहीं हूं, मैं POJK के जो DPs हैं उनकी एडुकेट सेटलमेंट के लिए, एडुकेट रिहेबिलिटेशन के लिए पिछले 50 साल से काम कर रहा हूं। और हमारी जो तंजीम है जम्मू कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी, ये 1967 में फार्मूलेट हुई थी और उसके बाद हम लगातार हम यही कह रहे थे कि जो हमारी सीट्स जो फ्रीज की हैं जम्मू कश्मीर सरकार ने, और इन सीट्स को आप इनको डी फ्रीज करके हमें अपनी जो पार्टिसिपेशन है कानून साज असेंबली में या बाकी जगह में हमें हमारा हक मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी डिस्पेंसेशन ने एक सीट मिलने से सर, ठीक है, एक सीट मिलने से मुतमईन नहीं है आप लोग? बिल्कुल मुतमईन नहीं है, क्योंकि देखिए ना हमारी इस वक्त आबादी 12 लाख से ज्यादा आबादी है जी। तो एक सीट जो है उससे हम मुतमईन नहीं है। ठीक है, ये शुरुआत जरूर है, लेकिन हमने इनको कहा था कि भाई जब हमारी जितनी सीटें बनती हैं हमारी आबादी के तनासब से, हम नहीं ये कहते कि हमें 8 ही दीजिए या 10 दीजिए, हमने ये कहा था कि हमारी आबादी के तनासब से जितनी सीटें बनती हैं POJK के जो लोग हैं आप उनको दीजिए, उसमें क्या आपत्ति है। आप हमको एक सीट दी, किसी को 2 सीट दिए, मैं समझू इसमें लॉजिक कहाँ पे है? कोई ना कोई देखो, एक सीट देने का क्या लॉजिक है? सरकार को ये बात क्लैरिफाई करनी चाहिए कि अगर जिनको 2 सीट दिए हैं क्यों दी हैं, जिनको 1 सीट मिली है क्यों दी है, जब तक उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उनका जो शेयर है सीट्स का वो कहीं बहुत ज्यादा इससे। लेकिन इसलिए हमें हमेशा सरकार से यही अपील की है और हमें बड़ी तवक्को थी इस सरकार से कि ये सरकार जो है 370 के बाद, 370 के एब्रोगेट होने के बाद जो POJK DP या सिख समुदाय है जम्मू कश्मीर में उनके साथ इंसाफ होगा। देखिए मैं महाराजा के ज़माने की बात करता हूँ, महाराजा के ज़माने में सिखों के लिए 2 सीट थी, एक सीट जो हिली बेल्ट थे उसके लिए थी, एक कश्मीर वैली में थी, 2 सीट वो इलेक्शन जो थी सिखों में होती थी, सिखों की वो नुमाइंदगी होती। आज देखिए जम्मू कश्मीर में अगर भारत का विधान जो है वो इक्वलिटी कहता है कि सबके लिए ये हकूक बराबर हैं, सबको राइट्स मिलनी चाहिए, सबको अपने हक मांगने का हक है उनको मिलनी चाहिए, तो मैं पूछता हूँ कि सिख समुदाय के साथ ये जो बेइंसाफी हुई है, कितनी देर से लोग जम्मू कश्मीर चला रहे हैं कि सिख समुदाय जो माइनॉरिटी में है उनके लिए कम से कम 3 सीटें जो हैं लॉजिकली बनती हैं। अगर हमारी आबादी जम्मू कश्मीर में 3 लाख के लगभग है तो 3 सीटें बनती हैं, 1 सीट कश्मीर में, 2 सीट जम्मू के लिए। मैंने बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी जो देखी हैं जिनकी वोट जम्मू में जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी या कश्मीर में ठीक है, मैं और इनकी वोट गुरदेव सिंह जी, मैं बीजेपी से इसका जवाब ले लेता हूं। जो बात आप कह रहे हैं, 2 बातें आपने कही। एक तो POJK के जो विस्थापित हैं वो एक तरह से मुतमईन नहीं है एक सीट मिलने से, और सिख तबके के लिए आपने कहा कि आप लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए क्योंकि सिख तबका ऐसा है कि 90s या उससे पहले के जो हालात थे उन हालात में भी सिख कश्मीर छोड़कर नहीं गए। हर तरह के हालात बर्दाश्त किए लेकिन सिख तबका कश्मीर छोड़कर नहीं गया और आज तक कश्मीर और कश्मीरियत को ये लोग बचाए हुए हैं। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, जो बात गुरदेव सिंह जी ने कही इस पर तो आपका जवाब लूंगा, लेकिन जो बात आज उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने कही है, अमित शाह के बयान पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि सिर्फ बीजेपी को ही कश्मीर में तरक्की नजर आ रही है, 370 के बाद बदला कुछ नहीं है। हुएरा साहब, मैं पहले इसका अगर जवाब देना हो तो फारूक रेंजू साहब आपके पैनल में है, मैं सबको पहले गुड विशेस बोलता हूं। वो तो भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, तो उमर अब्दुल्ला साहब उनके बारे में क्या कहेंगे या ऐसे जैसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? उनकी प्रॉब्लम है उनके, क्योंकि वो जब सारे क्वेश्चन मार्क जम्मू कश्मीर पर खड़े हो जाते हैं तो या तो उसमें कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनमें भी दोनों के फैमिलीज डायनास्टीज एकदम उनकी तरफ उंगली उठती है, क्योंकि ये उनकी ही देन है कि जम्मू कश्मीर में इतना खून खराबा हमको देखना मिला, इनका यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम्स देख रहे हैं।
मैं दो चीजें कहूंगा। पहले तो सरकार की, भारत सरकार की, गृह मंत्री जी को जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा ही एक ऐतिहासिक एक स्टेप ले लिया है। हमको याद रखना चाहिए, गुरदेव सिंह जी को मैं ध्यान में दिला दूं कि ये सरकार वो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिन्होंने जो पीओजेके से आए हुए डिस्प्लेस्ड पीपुल है उनकी प्रॉब्लम्स को न केवल रिकॉग्नाइज किया बल्कि उनको एड्रेस करने की कोशिश की, चाहे वो कंपनसेशन हो। क्या मिला था इनको पहले? तो 5.5 लाख पर परिवार को देना, ये इस सरकार ने किया। उनकी री रजिस्ट्रेशन हो, उनकी रिकॉग्निशन हो, आइडेंटिफिकेशन नहीं, हो। गुरदेव सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। पीओजेके के लिए जो विस्थापित है उनके लिए उन्होंने बहुत काम किया है, और जो सिख तबका है उसके लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। वो तो मुतमईन नहीं है इस कदम से। नहीं, मैं पूरा करने दूं, मुझे अगर आप पूरा करने देंगे। पहले तो जो रिजर्वेशन कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए है, नहीं, उसी रिजर्वेशन पर सवाल कर रहे हैं ना गुरदेव सिंह जी। गुरदेव जी उसी पर सवाल कर रहे हैं। पूरी तो करनी आप कैसे कॉन्फिडेंस में लेंगे उन्हें? गुरदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरदेव जी आप बोल सकते हैं। अगर या तो मैं पूरा बात कर दूं। हाँ जी, मैं इसमें भारती को ये कहना चाहता हूँ। गुरदेव जी का सवाल डायरेक्ट सुन लीजिए अजय भारती जी, उसके बाद जवाब दीजिए। जी जवाब कब दे जी, सुन लीजिए। मैं भारती ये पूछना चाहता हूँ, सवाल सवाल पहली सरकार का या इस सरकार का नहीं करता हूं। मैं कंपेयर नहीं करता हूं दोनों सरकारों का। मैं ये कहता हूं कि जो पहली सरकारें थी उनने भी बेइंसाफी की है, और ये जो सरकार थी जिसे हमें बहुत तवक्को थी, ये मैं मानता हूं कि कंपनसेशन दिया है, तो कंपनसेशन को क्लैरिफाई। अब मेरी बात सुन लीजिए। अजय भारती जी मेरी बात सुन लीजिए। अजय भारती मेरी बात सुन लीजिए। अजय भारती जी मेरी बात सुन लीजिए। अजय भारती जी मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। आप मेरी जस्ट काइंडली लेट मी से माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इसमें यह कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि हम ये मानते हैं कि एक परिवार को 5.5 लाख दिया। मैं मानता हूँ इस बात को, मैं मानता हूँ इसको। मैं ये बात के डिनाई नहीं करता हूँ। हमने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया इस मामले में। आप मेरी बात सुनिए। मैं ये कहता हूँ कि 75 साल के बाद या 70 साल के, मैं कंपेयर नहीं करूंगा कि पहली सरकार ने क्या दिया या इस सरकार ने क्या दिया। मैं ये बात करता हूँ, मैं लॉजिक की बात करूंगा। लॉजिक की बात ये है, मैं लॉजिक की बात करता हूँ। लॉजिक की बात यह है कि 75 साल के बाद 5.5 लाख का जो दिया है इन्होंने, ये कंपनसेशन है या एक्सग्रेशिया रिलीफ है? कंपनसेशन जो है, एक तरफ से भारत सरकार कहती है कि हम पीओजेके को कंपनसेशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो डिस्प्यूटेड इलाका है, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो भारत सरकार का स्टैंड है कि वो पीओजेके लीगली वो इस देश का हिस्सा है, वो डिस्प्यूटेड नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ मैं आपकी समझदारी के साथ छोड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने जो कंपनसेशन टर्म इस्तेमाल किया ये गलत टर्म है। कंपनसेशन सरकार ये कहती है, हमको लिख के दिया सरकार ने। सरकार कहती है कि हम कंपनसेशन नहीं दे सकते क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है, और हमारा स्टैंड जो है पीओजेके में कमजोर हो जाएगा इंटरनेशनल फोरम में। तो ये 5.5 लाख रुपया एक्सग्रेशिया रिलीफ मानते हैं, कंपनसेशन नहीं है। चलिए ठीक है। कंपनसेशन तब होगा। गुरदेव सिंह जी बात हो गई, सर बात हो गई। गुरदेव जी बात हो गई। मैं अजय भारती जी आ रहा हूं दोबारा से। अजय भारती दोबारा से आ रहा हूं। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन जीशान राणा भी जुड़ चुके हैं। जीशान राणा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जीशान राणा जी, अमित शाह जी का आज का जो बयान था पार्लियामेंट का, उसे किस तरह से देखते हैं? उन्होंने सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी की जो पहले की सरकारें थी उन पर निशाना साधा है, आतंकवाद को लेकर या 370 से पहले के जो हालात थे उस पर उन्होंने निशाना साधा है। देखिए, अमित शाह साहब हों या मुल्क के वजीर आजम हों, जम्मू कश्मीर के नाम पे जिस तरीके से सियासत हो रही है पिछले 10 बरस से, ये ना सिर्फ बल्कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और खासकर मैं ये कहूं कि 2019 5 अगस्त के बाद जो सियासत जम्मू कश्मीर के साथ हुई और जिस तरीके से यहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, तो अमित शाह जी ने कहा कि उस वक्त अगर सख्त कदम उठाया गया होता आतंकवाद के खिलाफ
तो इस तरह के हालात नहीं होते। कश्मीरी पंडित 30 साल से अपने ही वतन में दर दर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। और देखिए, कश्मीरी पंडितों के नाम को भाजपा ने बहुत बेचा है, और मैं इनसे सिर्फ इतना ही सवाल करना चाहूंगा कि पिछले 10 सालों में जब से ये सरकार में आए हैं, जो इन्होंने वादे किए कश्मीर पंडितों को लेके, इन्होंने ये कहा कि हम इनको वापस वो सारे आंकड़े अमित शाह जी ने गिनवाए, आज आपने शायद सुना नहीं है, कल पढ़ लीजिएगा पेपर में, उन्होंने वो सारे आंकड़े बताए। कश्मीरी पंडितों का जो एग्जॉटिक हुआ 30 साल पहले, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार नहीं थी। मैं उस वक्त जगमोहन साहब जो है यहाँ के गवर्नर थे, और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं, 2011 में जब अंडर गलत कह रहे हैं आप, झूठ कह रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की आप 3000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई तब फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। आप गलत नहीं कह, 14 सितंबर 89 में कौन था? आप गलत बात नहीं कर रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। मैंडेट था जो मुझे बताइए 14 सितंबर को जब टिकलान टेपलू की हत्या की गई, कश्मीर के नाम पे सिर्फ सियासत की है, सियासत के अलावा उन्होंने नहीं किया। अजय भारती, टीवी पर झूठ मत बोलिए। मुझे बताइए 14 सितंबर 1989 को कौन? अजय भारती जी सुन लीजिए, अजय भारती जी सुन लीजिए, क्योंकि दोनों लोग बोल रहे हैं तो बात समझ में नहीं आ रही। जीशान राणा जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जीशान जी बात पूरी कर लीजिए। अजय भारती जी आ रहा हूं, अजय भारती जी आ रहा हूं, सुन लीजिए पहले जी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं अजय भारती जी से कि थोड़ा सा ना पेशेंस रखें, क्योंकि 10 सालों में जो इनको कश्मीर के लिए और खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए करना चाहिए था, वो ये नहीं कर पाए। सिवाय इसके कि इन्होंने कश्मीर फाइल्स को प्रमोट किया, सिवाय इसके कि इन्होंने यहाँ पे लोगों के दिलों में हेट्रेड फैलाई, नफरत फैलाई एक दूसरे के लिए। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा स्टेप, जीशान राणा, उस वक्त तो आपकी सरकार नाकाम हो गई थी ना। हमने नफरत फैलाई, आपने प्यार से निकाला, आपने गोली बड़े प्यार से मारी थी, मरवाई थी, आप बड़ा प्यार फैला रहे थे। जब टिकलान टेपलू की हत्या हुई थी, आप बहुत प्यार फैला रहे थे, वो बड़ा भाईचारा था ना। देखिए, हमारी वही सरकार है जिसने 3000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को वापस आपने मना कर दिया था, आपने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। 2014 के बाद कोई स्टेटमेंट पंडित जो है वापस कश्मीरवादी के अंदर नहीं गया। 2019 के बाद जिस तरीके से टारगेटेड किलिंग का जो दौर शुरू हुआ है, जिस तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, ये दर्शाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कश्मीर को लेके, और 2019 पे जब 370 को तोड़ा गया तो उन्होंने ये कहा कि कश्मीर के हालात बेहतर हो जाएंगे, मगर पिछले 30 वर्षों में हर लिहाज से बेहतर हुए, हत्याएं कम हुई है। आज अमित शाह जी ने आपको 2010 का भी बता दिया, 2023 का भी बताया, 125 लोगों को आपने मरवाया 2010 के नाम पे उनकी सियासत चलती है। जम्मू कश्मीर में ये लोग अभी तक इलेक्शन नहीं करवा पाए। जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज को इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। पंचायत के इलेक्शंस को जो है वो पंचायत को डिसॉल्व करने जा रहे हैं, बीडीसी की पावर्स लेने जा रहे हैं, असेंबली इलेक्शन नहीं करवा पा रहे। इनका टोटल फेलियर है, ग्राउंड पे फेलियर है। आउटराइटली रिजेक्टेड। मैं ये दावे से कह सकता हूं कि अगर आज जम्मू कश्मीर में चुनाव हो तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ लोग जो है उखाड़ के बाहर फेंकेंगे। चलिए ठीक है, देखिए दोनों लोगों को मैंने समय दे दिया, अपनी अपनी बात कह ली। मैं फारूक रंजू शाह जी से पूरे इशू को समझ लेता हूँ। ठीक है, बात हो गई। अजय भारती जी मैं आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। अजय भारती जी आ रहा हूँ, दोबारा से आ रहा हूँ। मैं गुरदेव सिंह जी आपके पास भी आऊंगा। फारूक रंजू शाह जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। फारूक रंजू शाह जी, किस तरह से इस पूरी सियासत को देखा जाए? हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में अपने अपने फायदे के लिए जो माजी की सरकारें थी, उन्होंने एक तरह से अपने अपने फायदे के लिए भी काम किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए अगर काम किया जाता तो शायद जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात नहीं होते। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना नहीं पड़ता, लोग वहां पर परेशान नहीं होते। पिछड़ा तबका आज भी परेशान है, पहले भी परेशान था। देखिए, मैं सुन रहा था जी, इट्स नॉट गुड कि एक दूसरे में बात वो करते थे लड़ाई जैसे, बट एक सीरियस डिबेट जब हो और सीरियस डिबेट पे बड़े सीरियस इश्यूज डिस्कस हो रहे हो,
कश्मीरी पंडित इज अ वेरी सीरियस इशू। कश्मीरी पंडित को निकालना यहां एक पॉलिटिकल साजिश थी और जियाउल हक का ऑपरेशन टोपैक गिव 1000 कट्स टू इंडिया। उस 1000 कट्स में जो यहां की प्रॉक्सी पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर वन ऑफ द शार्पेस्ट कट्स टू इंडिया, जो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं जहां पे कम्युनलिज्म नाम पर उन्होंने कहा कि भाई मुसलमानों के नाम पर वोट ले लो, और किसी ने कहा हिंदू के नाम पे वोट ले लो, और उसका रिजल्ट ये निकला 47 में भी वोटों की लड़ाई, 1987 में भी जो जीत रहे थे उनको हरवाया, फिर उन्होंने गन उठाया, फिर उस गन को प्रमोट करवाया, फिर पंडितों की एक्सोडस की वो करवाया गया, पॉलिटिकल पार्टीज ने करवाया, दे वर बिहाइंड इट। वो बहुत सारे जो यूनियन मिनिस्टर बाद में बन गए, उनकी किताबें देखो, 1990 में उन्होंने क्या किताबें लिखी, सेशनिज्म से भरी हुई, और गन को प्रमोट किया, वायलेंस को प्रमोट किया, और जो वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं उन्होंने यहां के पोलिंग बूथ को टेरर बूथ बनाया। आज भी अगर इलेक्शन होगा वो फेयर नहीं होगा, वो एक बिल्कुल टेररिस्ट बूथों में लोगों को जाना पड़ता है। यहां का कश्मीरी पंडित भी सफर कर रहा है, कश्मीरी मुसलमान भी सफर कर रहा है, only because of the wrong policies of the politicians for the sake of votes। इनको मेरे ख्याल में इलेक्शन अगर करवाना है कश्मीर में, और सीरियस है सब, बीजेपी सीरियस है, एनसी सीरियस है, पीडीपी सीरियस है, एक वॉइस में, और कांग्रेस सीरियस है, एक वॉइस में वो बताएं कि जब तक सारे कश्मीरी पंडित कश्मीर ना आए तब तक कोई इलेक्शन मत करो। वो इलेक्शन सब फ्रॉड होगा, उनको लाओ, सेटल कराओ, तब इलेक्शन का डेट अनाउंस करो, तब तक कोई इलेक्शन मत करो जब तक आप 26 सीटें जो पीओके की है वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन फिल अप न कराओगे। अदरवाइज अगर आप ये सिर्फ मौकरी के लिए कर रहे हो, इज अ डेमोक्रेटिक मॉकरी, और डेमोक्रेटिक हैव बिकम कॉरिडोर्स ऑफ टेरर इन कश्मीर। बिल्कुल नहीं फारूक रंजू शाह जी, बहुत अहम बात आपने कही, बहुत अहम बात कही। अजय भारती जी मैं आ रहा हूं, लेकिन यहां पर गुरदेव सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हो, उनका जवाब भी ले लेता हूं, फिर आप लास्ट में एक जवाब दे दीजिए। जी गुरदेव सिंह जी सर। मैं इसमें ये बात कहूंगा, अजय भारती जी मेरी बात दूसरी तरफ ले गए। मैं ये कहता हूं कि मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूं, और मैं किसी पार्टी के खिलाफ भी नहीं हूं, किसी पार्टी के हक भी नहीं हूं। मैं अपने माध्यम से बात करूं तो अपने लोगों की जो एस्पिरेशन है उनके नज़रिए से बात कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पिछली सरकारों ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया तो हमें इस सरकार से बहुत तवक्को थी। अब 8 सीटों के बजाय या 9 सीटों के बजाय या 7 सीटों के बजाय या जितनी हमारी आबादी है उसके तनासब के हिसाब से हमारी जितनी सीटें बनती हैं, इस सरकार को वो सीटें हमको देने में उनको क्या डिफिकल्टी पेश आई है। एक सीट जो दी है, जैसे रेणु साहब ने भी कहा है। अजय भारती जी जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि अब समय मेरे पास नहीं बचा है। जो गुरदेव जी ने जो चीजें कही और जो फारूक रंजू शाह जी ने जो बयान दिया है, इस पर जल्दी से जवाब दीजिए। जी नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप मेरे साथ अनफेयर रहे, आपने प्रॉपर्ली टाइम नहीं दिया। नहीं ठीक है, अब आप बोलिए। मैंने सबसे ज्यादा समय आपको ही दिया। जी 75 साल के बाद एक सीट मिली है। गुरदेव जी सब बात हो गई है। गुरदेव सिंह जी हुआ तब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी। तीसरी बात जो गुरदेव सिंह जी ने कही बात, मैं उनको कहूं कि यहाँ किसी को किसी कम्युनल बेसिस पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। जो दिया गया है डिस्प्लेसमेंट के आधार पर दिया गया, और उनको जो मिला अभी पूरा नहीं मिला होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पीओजेके से आए हुए लोगों के साथ भी जो पिछली सरकारों ने कभी नहीं किया, ऐसे उनको उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करी। तो बिल्कुल जिस तरह से यहां पर अजय भारती ने कहा, या जिस तरह से आज अमित शाह जी का जो बयान था, यानी कश्मीर अब 370 के बाद बदल रहा है, और कश्मीर की हकीकी सूरत हाल क्या है, फारूक रंजू शाह जी ने भी बड़ी बेबाकी से डिबेट में अपनी बात रखी है। जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए, जम्मू कश्मीर और कश्मीरियत को बचाने के लिए सभी को निकल कर आना होगा, और सियासत से ऊपर उठकर जब इस पर काम किया जाएगा तभी एक तरह से कश्मीरियत बच पाएगी, जम्मू कश्मीर बच पाएगा। और अब जब जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर
हो रहे हैं, तो ऐसे में सबको इसमें एक तरह से शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। फारूक रेंजू शाह जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, गुरदेव सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय भारती जी और जीशान राणा सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।